दोस्तों नमस्कार। 1971 का युद्ध जिस पीढ़ी ने देखा, मौजूदा वक्त में वो क्या कहेगी? उसका महत्व नहीं के बराबर है। जिसने 1999 में करगिल देखा, शायद वह भी इस दौर में क्या कहेगी? सब कुछ भुला दिया गया। जिसने इस देश में इमरजेंसी का काल देखा, उसे भी शायद इस दौर में हाशिए पर ढकेला जा चुका है। जिसने 1984 देखा, जिसने 2002 देखा, कोई मायने रखता नहीं है। और यह पूरी प्रक्रिया इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में अब इतने लंबे वक्त तक कोई याद कुछ भी नहीं रखेगा, तो फिर परिस्थिति तो यहां तक आ गई। पहले कुछ बरस का जिक्र होता था, फिर कुछ महीनों का जिक्र होने लगा और अब कुछ दिनों का जिक्र होने लगा। कुछ दिन पहले इस देश में क्या हुआ था, देश के भीतर किस सोच के साथ लोग क्या कह रहे थे और खुद सरकार क्या कह रही थी कुछ दिन पहले, वो सब कुछ किसे याद होगा और कोई याद क्यों रखे? शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जिस दौर में पहलगाम हो रहा था, वो सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री घटना के अगले दिन दिल्ली पहुंचे जरूर, लेकिन उसके बाद वो बिहार में थे। कल के दिन वो मुंबई में थे, आज वो केरल में थे। यानी लगातार इस देश के भीतर प्रधानमंत्री या सरकार की आवाजाही जो प्रधानमंत्री के साथ चलती है, किसे क्या मतलब है और क्यों मतलब होना चाहिए? क्योंकि इस देश की मौजूदा परिस्थितियां इस देश के युवाओं के साथ और नौकरी पेशा लोगों के साथ जोड़कर अगर आप देखना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है आपकी रूह कांप जाए। क्योंकि इस देश के भीतर में जितने लोग भी रोजगार पाए हुए हैं, चाहे वह उनका स्वयं रोजगार हो, चाहे वो उनका रेगुलर रोजगार हो, यानी नौकरियां कर रहे हो, वो सरकारी नौकरी हो, वो प्राइवेट नौकरी हो, और जो दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, अगर उनको भी जो कमाई होती है, आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए। इस देश में अगर सारे पुरुष सारी महिलाओं को जो भी कमाई होती है किसी भी रोजगार के जरिए, अगर सभी को जोड़कर आप एवरेज निकालिएगा, तो वर्ल्ड बैंक और IMF की सूची में यह पूरा देश गरीब होगा। लेकिन भारत की इकोनॉमी जहां पर खड़ी है, उसमें भारत लो इनकम में नहीं आता है, वो मिडिल इनकम में आता है। और मिडिल इनकम को लेकर जो गरीबी की रेखा खींची गई IMF की नई रिपोर्ट के जरिए, और भारत के भीतर भारत सरकार के ही डाटा जो बतलाते हैं किसकी कितनी कमाई है और जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया, अगर दोनों को आप मेल करने लगिएगा तो आप वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन फिक्र कहां है? फिक्र तो पहलगाम की है, फिक्र तो जाति जनगणना की है। तो क्यों नहीं आज एक एक पन्ने को खोला जाए और आपको समझाया और बताया जाए कि इस देश में सरकार के ही आंकड़े क्या कहते हैं, यह देश खड़ा कहां पर है, और इस देश की अपनी ताकत इस देश के लोगों के साथ कहीं जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? कोई सरोकार इस देश के लोगों के साथ सत्ता का है या नहीं है? क्योंकि सत्ता की रईसी और उसका रेड कारपेट पे चलना और रेड कारपेट उठाकर उस जमीन को देखना जहां पर आप नंगे पांव चल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लहूलुहान हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों के बीच बात आज शुरू कहां से की जाए? क्या इस बात से शुरू की जाए कि प्रधानमंत्री पहलगाम की घटना के 24 घंटे के भीतर बिहार जाने का कार्यक्रम बना चुके थे, या इस बात को लेकर किया जाए कि इस देश के भीतर युवाओं को लेकर जो ताना बाना विकसित भारत का भरा जा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी जिन बातों का जिक्र करते हैं, उसमें उनके जहन में पहलगाम तो होता है, लेकिन वह भी अंदाजे बयां बिल्कुल अलग ही है। और मुंबई पहुंचे, केरल पहुंचे, वहां पर अडानी के साथ गलबैयां डाली जाए, जो भी किया जाए, जो भी कहा जाए, थोड़ी देर के लिए सबको भूल जाइए। और हम बात की शुरुआत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने बीते 10 से 11 दिनों में क्या किया,
उसको आप याद मत रखिए। आप आज ये याद रखिएगा कि इस देश के भीतर, इस देश की माली और आर्थिक हालत के बीच इस देश के लोग कहां खड़े हैं, उनकी कितनी कमाई है, वो कमाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहां टिकती है, प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के नारे के तहत उसका कोई महत्व भी है या नहीं है, या फिर भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में तो तब्दील नहीं हो चुका है। शायद इसीलिए शौचालय घर घर, प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ का जिक्र, 10 से 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 80-81 करोड़ लोगों को अनाज, छोड़िए इसे। हमें लगता है शुरुआत प्रधानमंत्री की बात से करते हैं, और यह बात 3 दिन पहले की है, जब दिल्ली के भारत मंडप में प्रधानमंत्री युवाओं को बता रहे थे कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो पहले उनकी इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि इस भाषण के बीच में ही उन्होंने जिक्र कर दिया था, वक्त बहुत कम है, लक्ष्य बहुत बड़े हैं। लोगों ने सोचा शायद वह पहलगाम का जिक्र कर रहे हैं। खुद ही उन्होंने कह दिया, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। और इसलिए ये जरूरी है कि हमारे आइडिया की प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक की यात्रा भी कम से कम समय में पूरी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस भाषण में यह भी बताया था कि आईआईटी कानपुर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाया जाएगा। आईआईटी कानपुर के कुछ प्रोफेसर से हमने बातचीत की, हमारी टीम ने बातचीत की, और उन प्रोफेसर्स ने बताया दरअसल इस दौर में रिसर्च के लिए जो पैसा मिलता है, जो ग्रांट मिलता है, वो रिसर्च के टॉपिक पर मिलता है। और रिसर्च का टॉपिक अगर बीजेपी की राजनीतिक सोच के अनुकूल ना हो सकता है आपके जहन में सावरकर आ रहे हो, या फिर राइट विंग की कोई थ्योरी आ रही हो, या फिर गौ माता ही आ रही हो, जो बिल्कुल पूरे तरीके से बीजेपी की राजनीति के अनुकूल हो, तब तो ग्रांट मंजूर होगा। अन्यथा आप कुछ भी करते चले जाइए, आईआईटी कानपुर में आपको ग्रांट नहीं मिलेगा। वहां के प्रोफेसर ये कहने से कतरा नहीं रहे हैं कि छात्रों को जो सोचने और इंटेलेक्चुअलिज्म की स्वतंत्रता थी, वो आईआईटी से भी इस दौर में रिसर्च पेपर तक को लेकर गायब हो चली है। तो हम पहलगाम के दौर में इस देश के बहते हुए आंसू, इस देश के दिलों में जागता हुआ आक्रोश का जज्बा भुला दें या भूल जाएं। इसलिए भूल जाइए क्योंकि थोड़ी देर के लिए देखिए आप क्या क्या चीजें भुला चुके हैं। इस देश की इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का जो आया, उसमें भारत में जितने भी नौकरी करने वाला तबका है, वो कैजुअल लेबर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो रेगुलर जॉब करता है। अगर सभी को मिला दीजिएगा तो इस दौर में पुरुषों की आय प्रतिदिन की जो है वो 542 रुपए है, यानी एक महीने का 16,260 रुपए। ये एवरेज बनता है इस देश का। तमाम सरकारी नौकरी, तमाम प्राइवेट नौकरी, तमाम दिहाड़ी मजदूर, तमाम सेल्फ एम्प्लॉयड करने वाले लोग, सभी को मिलाइएगा प्रतिदिन 542 रुपए और 16,260 रुपए एक महीने के। महिलाओं का देखिएगा तो वो 331 रुपए प्रतिदिन के बैठते हैं, और महीने का होता है 9,930 रुपए। आप कहेंगे अच्छा दिहाड़ी मजदूरों को भी आपने जोड़ दिया, उसको माइनस कीजिए। हमने दिहाड़ी मजदूर को हटा दिया, और अब पुरुषों की हर दिन की कमाई आई 634 रुपए, यानी एक महीने की 19,020 रुपए। महिलाओं की आई 366 रुपए, एक महीने की आई 10,980 रुपए। और इसमें भी आप अलग अलग बांटना चाहते हैं तो जो रेगुलर इंप्लॉई है उसको 736 रुपए पुरुषों को प्रतिदिन के मिलते हैं, यानी एवरेज इस देश में नौकरियों का 22,080 रुपए है।
और महिलाओं का 550 रुपए प्रतिदिन का और 16,500 रुपए एवरेज प्रति महीने का है। जो सेल्फ एम्प्लॉय खुद अपने तौर पर स्वरोजगार कर रहे हैं, जिसमें इस देश के लगभग 30 लाख करोड़ 33 लाख करोड़ उससे ज्यादा रकम मुद्रा योजना में बांट दी गई, ये कहते हुए कि अब सभी नौकरी नहीं करते हैं बल्कि नौकरी को देते हैं। पता नहीं वो आंकड़ा सरकार का है, वो पैसा कहां से आया, किसके पास गया, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय के तहत इस देश में जो पुरुष है उसको 533 रुपए प्रतिदिन की कमाई और महीने का 15,990, और जो महिलाएं हैं वो 183 रुपए और महीने का 5,490 रुपए। यह बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार बार बार वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जिक्र करती और बोलती है हमारी विकास दर जबरदस्त तरीके से है। तो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट इकोनॉमिक फॉरकास्ट को लेकर, जो उसके सदस्य हैं उनको लेकर जारी की। बड़ी शानदार रिपोर्ट है। उसमें बताया गया कि भारत जो है 2030 में $6 ट्रिलियन को पार कर जाएगा, यानी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी भारत हो चुकी होगी। और 2025 में यह जिस लिहाज से जी रहा है उसमें कई गुना ज्यादा होगा। सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जो बांटा आईएमएफ की इस रिपोर्ट के साथ मिलकर कि दुनिया में 4 तरह के देश है। एक है लो इनकम, एक है लोअर मिडिल, एक है अपर मिडिल और एक है हाई इनकम। भारत आता है लोअर मिडिल में, और लोअर मिडिल के तहत जो गरीब लोग होते हैं, जिसको हम लोग गरीबी रेखा से नीचे बोलते हैं, उसमें उसने तय किया कि $3.65 की कमाई प्रतिदिन की जिसकी होगी वह गरीब होगा। और उस लिहाज से 306 रुपए प्रतिदिन की कमाई भारत के भीतर कितने लोगों की है, जब हम पूरा आंकड़ा आपको बतला रहे थे तो आप समझिए कि इस देश में 80% लोग तो गरीब हैं। आप कहेंगे बात इससे बनी नहीं। चलिए इस बात को और आगे ले जाते हैं, क्योंकि नीति आयोग ने इस दौर में जो गरीबों को बाहर किया, उसने ग्लोबल पॉवर्टी लाइन में जो लो इनकम वाले देश हैं वो $2.15 प्रतिदिन जिनकी आय है, यानी रुपए में तब्दील कीजिएगा 180 रुपए 70 पैसे, वो आंकड़ा भारत के भीतर फिट किया और बताना शुरू किया कि देखिए भारत में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं, क्योंकि तमाम डेली यानी दिहाड़ी वेजेस जो मिलती है उसके लिहाज से भी। और इन सब के बीच एक बात और समझिए कि जो दिहाड़ी मजदूरी है उसमें पुरुषों की कमाई प्रतिदिन 450 रुपए है और महिलाओं की कमाई 296 रुपए है। लेकिन यह भी माना कि 20 दिन से ज्यादा काम इम्पॉसिबल है, मिलता ही नहीं है। उस लिहाज से एक महीने में पुरुषों की कमाई 9,000 रुपए और महिलाओं की कमाई 5,920 रुपए। और दुनिया में जो गरीबी का मानचित्र है उसके तहत जो गरीब लोग हैं उनकी प्रति महीने की कमाई जो है वह 9,203 रुपए बनती है। अब आप सोचिए, हमें लगता है इकोनॉमिक सर्वे का उस पन्ने को आपको देखना चाहिए। देखा आपने, इकोनॉमिक सर्वे में ग्रामीण भारत और शहरी भारत का भी जिक्र है। उसके आंकड़ों को अगर आप देख पाए हो तो इस लिहाज से समझिए कि ग्रामीण भारत में यानी गांव में जो पुरुषों की कमाई है हर महीने की वह 13,907 रुपए है, यानी प्रतिदिन 463 रुपए। महिलाएं जो है 4,907 रुपए प्रति महीने कमाती है, यानी हर दिन के 163 रुपए। और अगर आप शहर में आएंगे तो महिलाओं की कमाई 4,907 से बढ़कर 8,489 रुपए 8,489 रुपीज और पुरुषों की कमाई 22,930 हो गई। दुनिया के मानचित्र पर भारत मिडिल इनकम कंट्री इसलिए है क्योंकि इस देश के भीतर कॉरपोरेट के पास इतना पैसा है
और कॉरपोरेट के लिए सरकार की नीतियां और सरकार जिस रूप में चीजों को साधती है, उनका नेटवर्थ इस देश की जनसंख्या से जोड़कर जब निकाला जाता है तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक खुले तौर पर कहते हैं कि उसको हमने जनसंख्या से डिवाइड कर दिया तो इतनी कमाई हुई। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि इस देश में एवरेज 500 रुपए भी प्रतिदिन की कमाई यहां के लोगों की, वो नौकरी करे नहीं करे, रोजगार मिले ना मिले, तमाम परिस्थितियों को जीते हुए 500 रुपए छुपाने की स्थिति में नहीं है। और दुनिया में गरीब जो लोग हैं वो 300 रुपए कम से कम प्रतिदिन उनकी कमाई होनी चाहिए, तभी वह गरीबी रेखा के ऊपर माने जाएंगे, चाहे दुनिया के सबसे गरीब देश ही क्यों ना शामिल होते हो। यहीं से यह बात शुरू होती है कि क्या वाकई किसी भी चीज को कोई याद रखेगा तो याद क्यों रखेगा। एक घटना घट गई, उसके बाद एक दूसरी घटना घट गई, एक तीसरी घटना का हो सकता है इंतजार हो रहा हो। इसी जरिए इस देश के भीतर हर दिन, क्योंकि अब तो किसी को याद भी नहीं होगा कि अच्छा पहलगाम, अच्छा पाकिस्तान को दी गई चेतावनी, अच्छा वहां के सेना प्रमुख का भाषण जो एक लिहाज से आतंकवाद को आश्रय दे रहे थे। ये सारी परिस्थितियों के बीच आपको अलग अलग नेताओं से अलग अलग स्थितियां सुनाई दे रही होगी, और इन सब के बीच आज गंगा एक्सप्रेस वे पर भारत के मिराज हो, लड़ाकू विमान हो, उनको आपने ठीक उसी समय उतरते हुए देखा होगा जिस वक्त प्रधानमंत्री अडानी जी के साथ केरल के तिरुवनंतपुरम में उनके पोर्ट्स की देखते हुए कह रहे थे बड़ा शानदार पोर्ट बनाया है। और आपसे तो शिकायत होगी गुजरात वालों की, क्योंकि आपने इतना शानदार पोर्ट वहां क्यों नहीं बनाया। जाहिर इन बात का जिक्र उसी समय हो रहा था जिस समय दूसरी तरफ यहां पर लोग अतिरेक में थे। देखिए, जहाज हमने लड़ाकू देख लिए, सड़कों पर उतरते हुए, सड़क को चूम कर उड़ते हुए, सब कुछ देख लिया। लेकिन आपने वो तस्वीर नहीं देखी जहां मुलाकात इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट की प्रधानमंत्री के साथ हो रही है। with the traditional cassava of Kerala, from Kerala, by adorning him with a ponnada, with the traditional cassava of Kerala, and to be presented with a memento, marking his momentous contribution to this project, being presented by Shri Gautam Adani, Chairman of the Adani Group. तो ये केरल का इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पस सी पोर्ट है, 8,900 करोड़ का, और पोर्ट किंग के तौर पर पहचान समूची दुनिया में अडानी की ही है। तो इन सब के बीच जो दो तस्वीरें आपने देखी, एक तरफ इस देश की जनता को बताने के लिए कि हम लड़ाकू विमानों से लैस हैं और सीमा पार सचेत हो जाए, और दूसरी तरफ केरल में 8,900 करोड़ और इस देश के भीतर के तमाम पोर्ट्स, तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम चीजों को जोड़ते चले जाइएगा तो एक सहन में आपके सवाल जरूर होना चाहिए, क्या वाकई 2014 से 2025 तक जो इस देश के टॉप 20 सिर्फ 20 बड़े कॉरपोरेट के नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई है, उसका कितना बड़ा हिस्सा इस देश के भीतर जो कहा जाता है सरकार की तरफ से, देखिए हमने प्रधानमंत्री आवास बना दिया, 4 करोड़ लोगों को दे डाला, शौचालय 12 करोड़ लोगों को दे डाला, एलपीजी हमने 10 करोड़ को दे दिया, बिजली कनेक्शन दे डाले 4 करोड़ लोगों के घरों में, इस देश के 80-81 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि 10-12 करोड़ किसानों को दे रहे हैं। सबको जोड़ भी दिया जाए तो वो कितना परसेंट होगा, क्योंकि इसके दायरे में आने वाले लोगों की तादाद जो है वो लगभग 90 करोड़ पार हो गई, 90-95 करोड़ हो गई। और यहां हम सिर्फ 20 लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिस कॉरपोरेट के लिए भारत को चलना है, जिसके लिए सरकार की नीतियां बनानी है, और जो जरूरी है कि जनता को सड़क से चूमती हुई मिराज फाइटर विमानों को दिखलाया जाए और बतलाया जाए अब हम राफेल की अगली खेप ला रहे हैं, M-35 अमेरिका से ला रहे हैं, रशिया के साथ भी हथियारों के समझौते हो गए, बताया जाए।
लेकिन दूसरी तरफ की परिस्थिति इसलिए थोड़ी सी हटकर है क्योंकि इस देश के भीतर का अनूठा सच यह है कि जो योजनाओं के तहत कॉरपोरेट के नेटवर्क से तुलना करने की बात है, आप हैरत में मत आइएगा। 0.75% के तहत इस देश के भीतर में जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू कर दीजिए और दूसरी तरफ 20 टॉप कॉरपोरेट के नेटवर्क को 2014 के बाद बढ़ते हुए देख लीजिए, 1% से भी कम। अब आप इसमें असमानता मत खोजिएगा क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि वो तो दरअसल सब कुछ कर रही है, आप भूल जाते हैं। हमारी टीम ने निकाला कि दरअसल सबसे ताजा जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन है उसके तहत कितनी नौकरियां दी गई और उस नौकरियों के लिए कितने फॉर्म भरे गए। और आप यहां पर जानकर हैरत होगी कि सरकार खुद मानती है कि मोदी काल में सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट 1,41,487 लोगों को हुई, जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके जरिए, और उसमें से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, राइफलमैन इन असम राइफल्स, सिपाही इन नैरोकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, उसमें से 46,554 की भर्ती उसमें हो गई। यूपीएससी ने 4,195 लोगों को नौकरी दी। हमारी टीम कुछ और आगे बढ़ी और बताया कि अच्छा कोविड के बाद बतलाइए, सरकार से जो जानकारी मिली और सरकार के खुद जानकारी दी कि दरअसल देखिए कोविड में दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में हमने 211 शहरों में 1,26,00,000 लोग ने फॉर्म भरा था नौकरी के लिए। उसके बाद अगस्त 2022 और अक्टूबर 2022 में 191 शहरों में परीक्षा ली गई जो कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा थी। उसमें 1,10,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा और इन सब के बीच जिनको नौकरी मिली यानी कुल मिला के 2,27,00,000 लोग फॉर्म भरते हैं और नौकरियां सरकार ने खुद माना हमने दी 1,30,581 छात्रों को। सोच लीजिए और फिर सोच के बताना शुरू कीजिए किस दिशा में इस देश को कौन कैसे ले जा रहा है। और जब आप इससे निकलें तो उसके बाद आपका अगला सवाल यह जरूर होना चाहिए, क्या वाकई इस दौर में नौकरियां और इस देश के भीतर रोजगार करने की परिस्थितियां नाजुक हो चली है? जी, सरकार खुद कहती है कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है 2017-18 में 46.8% था, जो आज की तारीख में बढ़कर 60% पार कर गया है। इतने लोगों को रोजगार चाहिए। लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन जो है, हम आधे से ज्यादा को रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं है और उसके दायरे में दिहाड़ी मजदूर को भी सरकार अपने हिस्से में मानती है। हम देश तो हम ही चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम ही दे रहे हैं, तभी तो नौकरियां दिहाड़ी की भी मिलती है, तो सरकार उसे भी अपनी उपलब्धि बताने से चूकती नहीं है। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल होगा, तो क्या जो विकसित भारत की तस्वीर 25 साल आगे की सरकार रख रही है उसमें इस देश के भीतर में अगर सारी परिस्थितियों को जोड़ दिया जाए और अब बेरोजगारों को भी जोड़ दिया जाए, ये कहते हुए कि बेरोजगारों को कम से कम रोजगार में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें जो हमने एवरेज निकाला था 542 रुपए पुरुषों का, 366 रुपए महिलाओं का, और जो काम नहीं कर रहे हैं अगर उनको 200 रुपए भी रख दिया जाए, उनको ना दिहाड़ी मजदूरी में आते हैं, ना रेगुलर में, ना स्वरोजगार में, कहीं नहीं आते हैं, लेकिन मान लीजिए 200 रुपए जो अलग अलग योजना के तहत सरकार को मान लीजिए जो ऐलान करती है चुनाव के वक्त दे भी रही हो, इस देश का एवरेज दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत के 90 से 100 करोड़ लोगों को एक झटके में लाकर खड़ा कर देगा। और रईसी का आलम यह है कि कॉरपोरेट के लिए और कॉरपोरेट के जरिए इस देश में वही जनता वोट दे रही है, वही जनता चुन रही है जो सरकार जनता के लिए उस कॉरपोरेट को देख रहे हैं कि अगर तुम ना रहोगे तो फिर तो ये देश डूब जाएगा, तो हम डूबने से बचाने के लिए तुम्हारे लिए सारे काम करते हैं। तो जब कॉरपोरेट को बचाना होगा तो फिर पहलगाम याद क्यों आएगा? और पहलगाम को लेकर जो आक्रोश होगा वो भाषणों के जरिए बता देंगे ना, क्योंकि कॉरपोरेट डर के साए में नहीं जी सकता है और किसी भी देश के भीतर पूंजी युद्ध के वक्त बढ़ नहीं सकती है।
ये ज्ञान अमेरिकी राष्ट्रपति को आ गया और यह ज्ञान बहुत पहले से चीन को है। इसीलिए दुनिया के किसी भी युद्ध में चीन शामिल नहीं हुआ। उसकी विस्तारवादी नीति अपने तौर पर चलती रही, लेकिन युद्ध उसने नहीं किया। लेकिन अमेरिका हर युद्ध में शामिल रहा और अब ज्ञान की प्राप्ति हुई कि युद्ध में तो सब कुछ गंवा बैठेंगे। इतना पैसा यूक्रेन को दे दिया गया और फिर इजराइल को भी देना पड़ेगा, तो क्यों नहीं चीजों को बंद किया जाए और बिजनेस मॉडल ले आया जाए। तो दुनिया के सामने के बिजनेस मॉडल में वो अमेरिकी विदेश मंत्री हो या अमेरिकी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हो, ध्यान दीजिए, हर का वक्तव्य सुनिएगा तो युद्ध के पक्ष में कुछ नहीं, क्योंकि व्यापार चलेगा नहीं। और इन 7 दिनों में प्रधानमंत्री की यात्रा, राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव, तो भारत में सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल असल में इलेक्शन है। इलेक्शन अगर आप जीत गए और इलेक्शन जीत रहे हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस देश की पूरी इकोनॉमी, इस देश का पूरा कानून, इस देश का पूरा बिजनेस मॉडल चुनी हुई सत्ता के इर्द गिर्द चलता है। कोई नियम कायदा किसी कॉरपोरेट के लिए नहीं है अगर वो सत्ता के करीब है। और सत्ता के करीब अगर है, और सत्ता जिसकी भी रहे, वो किसी की भी हो सकती है। आज बीजेपी की है, कल किसी और की होगी, इससे पहले किसी और की थी। उस कॉरपोरेट की पूरी इकोनॉमी सत्ता के साए तले पॉलिसी के जरिए उसके नेटवर्थ को बढ़ाने का काम करती है। यह एक सच है और इसमें इस देश की भावनाओं को लेकर जो भी खिलवाड़ हो सकता है, होना चाहिए, जो हो रहा है। क्योंकि दुनिया के बाजार में भारत को अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट कम होते गया है। 2021-22 का जो इन्वेस्टमेंट था वो 84.8 बिलियन डॉलर था, यानी तकरीबन 7,22,000 करोड़ रुपए, जो आज की तारीख में घटते घटते पिछले साल 6 लाख करोड़ पर आ गया, यानी 71.3 बिलियन डॉलर पे आ गया। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में यह 42% जो था एक झटके में नीचे कम होते हुए नजर आ रहा है। तो चाहे पीयूष गोयल हो या पीयूष गोयल से पहले निर्मला सीतारमण हो, जो अमेरिका में थी, पीयूष गोयल ब्रिटेन में थे, अब यूरोपीय यूनियन के साथ, ये जो पूरी प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर यह भी समझिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एंटरटेनमेंट को लेकर भारत एक बड़े बाजार को बनाना चाहता है। इसीलिए जो मुंबई में वेव्स चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री का भाषण हो या विदेश मंत्री भी भाषण दे रहे हो, सवाल यह नहीं है कि दरअसल युद्ध के साए तले इस परिस्थिति के बीच ब्रिक्स में इस देश के विदेश मंत्री नहीं गए, एंटरटेनमेंट के मार्केट के लिए वो मुंबई गए, क्योंकि खेल पैसे का है। और इस सियासत के बीच आपको याद 1971, 1999, 84, 2002 इमरजेंसी पीरियड कुछ भी नहीं रखना है। सिर्फ इतना भर सोच लेना है कि भारत के भीतर प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार की कोई पॉलिसी है भी या नहीं है, या इसी तर्ज पे हर कोई घूमते रहेगा जो घूम रहा है। और देश इंतजार कर रहा है। आज गंगा एक्सप्रेस वे पर मिराज उतरा है, पता नहीं आने वाले वक्त में यह मिराज कमाल दिखाए, कहां पर जाकर हर कोई टकटकी लगाए, देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।